नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और 15 अगस्त दिमागी नक्सली, 1 करोड़ कोचिंग फ्री में, वो जो फ्री 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 वाला है, दर्शकों से कहूंगा खासतौर से यूपी की महिलाओं से सावधान रहिएगा। ना हो तो महाराष्ट्र में फोन मिला के पूछ लीजिएगा। आपकी ननद, भाभी, जेठानी, देवरानी कोई ना कोई मुंबई में रहती होगी तो आपको पता लग जाएगा। ना तो बगल से बिहार से पूछ लीजिएगा। लेकिन इस बीच में एक ऐसी खबर आई जो कायदे से मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर होनी चाहिए, जो कायदे से तहलका मच जाना चाहिए था। क्यों तहलका मच जाना चाहिए था? यहां तो राहुल गांधी का ड्राइवर भी अगर नौकरी छोड़ दे तो मेन स्ट्रीम में बिल्कुल प्राइम टाइम में डिबेट हो जाएगा। बताओ, राहुल गांधी से ड्राइवर नहीं संभल रहा तो पार्टी कैसे संभालेंगे, देश कैसे संभालेंगे? इस तरह की डिबेट हो जाती है। यहां भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, टैली वहां तक पहुंचा रहा हूं, दर्शकों से कहूंगा 70 नहीं, 80, 90, 100, 110, 120, 120 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया मोदी शाह के फैसले के खिलाफ। ये खुलकर बड़ी बगावत है। और इस बगावत ने कैसे मोदी शाह को डरा दिया है, इसको इस हिसाब से समझिए शिव जी, कि 18-20 साल के लड़के लड़कियां जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, विपक्ष के नेताओं के मन से डर निकाल दिया। विपक्ष के पूरे कार्यकाल में राहुल गांधी पहली बार लोक कल्याण, 7 लोक कल्याण मार्ग पे पहुंचे। दिल्ली पुलिस घसीटते हुए नजर आई उनको। वो तस्वीर लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं थी, लेकिन वो इस मामले में मैं शुभ मानता हूं कि कम से कम विपक्ष के नेता को ये समझ तो आया कि लड़ना तो सड़क पे ही पड़ेगा, क्योंकि संसद में चल नहीं रही, सदन में तो गायब ही हो गए ये लोग, तो लड़ना तो सड़क पे ही पड़ेगा। तो 18, 20, 22 साल के लड़कों ने नेताओं के मन से डर निकाल दिया। और बीजेपी में जो इन 120 नेताओं ने इस्तीफा दिया है, अगर इन्होंने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की आत्मा को झकझोर दिया, तब क्या होगा? अगर राजनाथ सिंह को यह एहसास हो गया कि बताओ, ये इतने पुराने पुराने नेता, दशकों से नेता, इसमें से कुछ युवा नेता भी है, अगर ये मोदी शाह के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो अरे मैं तो फिर भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ हूं, मैं तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ हूं, मैं तो आज की तारीख में भी संसदीय बोर्ड का मेंबर हूं, और कोई माने या ना माने, मैं आज की तारीख में भी सरकार में नंबर 2 हूं। ये मोदी शाह की जोड़ी को डरा दिया है इसने। क्योंकि वो हवा बहते बहते अगर राजनाथ के घर अकबर रोड तक पहुंच गई, अगर वो हवा बहते बहते मोतीलाल नेहरू मार्ग नितिन गडकरी के घर पहुंच गई, अगर वो हवा बहते बहते और मोतीलाल नेहरू मार्ग पे थोड़ा सा आगे जाके जेपी नड्डा, उनकी तबीयत खराब है, भगवान उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे, लेकिन उनके यहां तक भी पहुंच गई, तो फिर पता लगा यही संसदीय बोर्ड मोदी जी को कह देगा कि मोदी जी, हम विस्तार कर रहे हैं मार्गदर्शक मंडल का। तो ये बड़ी खबर लेकर आए हैं, बहुत जगह नहीं है, दर्शकों से कहूंगा कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। ये वो खबर है जो कायदे से मेन स्ट्रीम मीडिया पर छप्पड़ फाड़ खबर होनी चाहिए, टीवी चैनलों पर इस पर 24 घंटे की डिबेट होने चाहिए थे। लेकिन हम जब इसको तलाशने की कोशिश की कि यार इस्तीफे वाली खबर तो आ तो रही है, लेकिन छुपा कहां दिया, दबा कहां दिया, तो एक होता है ना कि हाँ भाई खाना पूर्ति करनी है, खबर जानी चाहिए, तो सिर्फ हमें 1-2 जगह वो खबर मिली है। लेकिन हम जो दर्शकों के लिए लाते हैं, खोद के लाते हैं, तो खोद के लाए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि अब भाई साहब सही में राहुल गांधी ने कहा था ना कि मोदी सो नहीं पाएंगे, पता नहीं राहुल गांधी की हरकतों से सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे। भाजपाइयों ने मोदी और शाह की नींद कम से कम हराम कर दी। संतोष जी, ये खबर है TV9 पर लगी है। पंजाब बीजेपी में बगावत, संगठनात्मक फेरबदल के बाद सामूहिक इस्तीफे। दिल्ली बुलाए गए हैं ढिल्लो यानी प्रदेश अध्यक्ष, तत्काल बुला लिए, उन्होंने कहा आ जाओ। अमर उजाला कह रहा है बगावत पर दिल्ली का ब्रेक, प्रदेश अध्यक्ष केवल ढिल्लो करेंगे डैमेज कंट्रोल, संगठन में बढ़ते असंतोष को तत्काल नियंत्रित करने के निर्देश। यानी विद्रोह हो गया मोदी शाह के खिलाफ, खुला विद्रोह हो गया है, ऐलानिया विद्रोह हो गया है, अब कोई नहीं रोक पाएगा। कहते नहीं है कि जली सो जली लेकिन सिकी खूब, तो जो जली 12 साल तक, वो जब राहुल गांधी लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और इधर बच्चों ने हंगामा काटा, जो भली बुरी कही बातें, उससे अब सबका डर निकल गया। और जो राहुल गांधी ने उस दिन कहा कि अब किसी को डरना नहीं चाहिए, हम आरएसएस की मदद भी करेंगे अगर बीजेपी परेशान करेगी, और जो बीजेपी के नेता बीजेपी में अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो खुलकर बात करें, हम साथ खड़े हैं, ये उनका कहना। और इधर ये 120 इस्तीफे,
क्या कहेंगे संतोष जी? ये तो मामला वही हो गया कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। राहुल गांधी ने किया ऐलान, बीजेपी में जारी हो गया फरमान, बगावत, 120 इस्तीफे, 6 जिलों के संगठन साफ, अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाए। और इधर प्रधानमंत्री जी उस राज्य में चुनाव के जरिए डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं कि चुनाव तक तो बाबू इज्जत बचा दो, चुनाव तक तो मेरी पगड़ी की लाज रख दो। मैं तो अभी सरदार बना था तो मेरी भाषा लड़बड़ लड़बड़ हो गई, लटपटाहट हो गई, खटबड़ाहट हो गई, लेकिन बोला तो मैं पंजाबी में था। तो क्या इस खबर की वजह से ये साफ समझ में आ रहा है कि अब मोदी और शाह का बीजेपी पर जो नंबर 1 और 2 का कंट्रोल था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है, लोग मानने को राजी नहीं है और केवल सिंह ढिल्लो अब नहीं संभाल पाएंगे ये डैमेज? देखिए शिव जी, ये बड़ी दिलचस्प एक तरह से खबर है और हमें दर्शकों के सामने मैं एक एक करके आप ये समझ लीजिए कि ये बीजेपी में बगावत, ये अमर उजाला वाली खबर है। संगठनात्मक फेरबदल के बाद बगावती सुर, नाराज टकसाली नेताओं को मनाने की इन्हें मिले जिम्मेदारी। और टीवी 9 की जो खबर आपने दिखाई, टीवी 9 की खबर, ये मोहित मल्होत्रा की खबर है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जूनियर है, बहुत अच्छे शानदार रिपोर्टर है। दिल्ली ब्यूरो में लाइव इंडिया में जब मैं था तो लंबे समय तक हमने एक साथ काम किया है। ये कई चैनलों में पंजाब में ब्यूरो संभाल रहे हैं, आजकल टीवी 9 में है। ये खबर एक एक करके मैं दर्शकों को जरा बता देता हूँ। ये टीवी 9 की खबर जो आप दिखा रहे हैं, इसमें हेडलाइन बकायदा इसमें है। अमर उजाला की खबर बकायदा ये भी आपकी हेडलाइन दिख रहा है। ये हम हटा देते हैं। टीवी 9 और अमर उजाला के अलावा ये खबर मुझे कहीं नहीं मिली। फिर हमने चैट जीपीटी पे उस खबर को ढूंढा, ये टीवी 9 की खबर है कि पंजाब बीजेपी में बगावत, संगठनात्मक फेरबदल के बाद सामूहिक इस्तीफे। ये इसके अलावा कहीं नहीं है। जबकि मैं कह तो रहा हूं कि कांग्रेस में अगर एक आध भी इस्तीफा दे देता तो आप समझ लीजिए क्या बवाल खड़ा हो जाता। ये अब तक तो 120 विद्रोह हो नेताओं, जाता, पूरी पूरी कांग्रेस ध्वस्त हो जाती, राहुल गांधी का हाँ ड्राइवर चला जाए अभी आपने कहा तो आज की लीड खबर हो जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ चरणजीत सिंह चन्नी वाला जो मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं टीवी चैनल कितना डिबेट कर रहे हैं। ये मामला क्या है मैं बता देता हूं। देखिए इसके कई तार है। ये मामला हम सिर्फ इस्तीफे तक मत करिए, ये मोदी शाह एक तलवार की धार पे चल रहे हैं, या तो इधर गिरेंगे या उधर गिरेंगे। दूसरा मामला क्या है कि प्योर भाजपाई अब क्या करे। और एक बड़ा दिलचस्प मामला है, राहुल गांधी अगर आज की तारीख में कह देना, जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी तो जितने लोग पार्टी छोड़कर गए थे उन सबको वापस लेकर आए। वो कांग्रेस तिवारी बनी थी नरसिम्हा राव के विरोध में, एनडी तिवारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एंड वो पूरी की पूरी पार्टी का विलय करवाया। एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, शीला दीक्षित जो एनडी तिवारी में थी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, और कई नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आज अगर राहुल गांधी ये कह दे, जो उन्होंने आरएसएस को ऑफर दिया, वो कह दे कि कांग्रेस छोड़कर गए तमाम लोग अगर वापस आना चाहे तो वापस आ जाइए, मैं डांटूंगा नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भगदड़ मचेगी। हरियाणा वाला हो गया ना, खुद मंत्री बने हुए, बेटी मंत्री बनी हुई, फिर भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं? आप घर को छोड़ के, अपने घर में सूखी रोटी है, दूसरे के घर में रोटी में थोड़ी सी घी लगी है, आप कहोगे सूखी रोटी नहीं खाई जा रही है, घी वाली रोटी खाऊंगा, तो जो घी वाली रोटी खिलाएगा वो तो फिर उसी तरह से व्यवहार करेगा ना। ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, ये राहुल गांधी के बेडरूम तक बिना अपॉइंटमेंट लिए एंट्री लेने वाले बड़े बड़े नेताओं की समस्या है। खैर उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन ये हुआ क्या, सबसे पहले आपको बता दूं कि मोदी जी के सपनों वाले राज्य में एक तो बंगाल था, जितना खेला कर सकते थे उतना खेला किया, सरकार बना ली। दूसरा राज्य है पंजाब। अब पंजाब में भी सरकार बनाने की टेंशन है। कई लोग कहेंगे कि भैया वो बिल पास करवाना था तो मिले थे, तो मैं याद दिला दूं, सुखबीर सिंह बादल की पत्नी इकलौती अकाली दल की लोकसभा सांसद है, इकलौती सांसद है, एक सांसद। उसके बावजूद भी वो मिले, क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भैया पंजाब के लोग मेरे झांसे में नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का हमने किस तरह से अपमानित किया, तो पंजाब के दलित जो हैं वो तकरीबन 2/3 सीटों पर जो प्रभुत्व स्थापित रखते हैं वो वोट देंगे नहीं। सुपड़ा साहब पिछली बार 2 मिले थे, इस बार 2 भी नहीं मिलेंगे, इतनी बुरी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि अब जो है वो अपोजिशन ही नहीं, भाजपा ही इंतजार कर रहे हैं मोदी और शाह के हारने का। तो सुखबीर बादल को साधने की उन्होंने कोशिश की। इसके अलावा पूरा का पूरा भाजपा को कांग्रेस बना दिया है पंजाब में उन्होंने। जो ये प्रदेश अध्यक्ष है केवल सिंह ढिल्लो, ये भी कांग्रेसी है, शिव, ये भी कांग्रेसी है। तो कांग्रेस से आया, मैं खबर बता देता हूं कि कांग्रेस से आए ढिल्लो साहब ने कई जिलों में पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा, जिला अध्यक्ष और ये सब चीजें बदली। अब पंजाब में कुल मिलाकर सीटें हैं 117 विधानसभा की, इस्तीफे कितने हो गए? 120 से ज्यादा।
117 सीट, 120 से ज्यादा इस्तीफे। अब पंजाब में कुल मिलाकर जिले हैं 23 और उसमें से 6 जिलों में पार्टी के संगठन का सूपड़ा साफ। एक और रिकॉर्ड है बीजेपी के नाम पे इस देश के लोकतंत्र में, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। पंजाब की जनता ने सिर्फ 2 विधायक जिताकर भेजे थे। आम आदमी पार्टी को तोड़ के 6 राज्यसभा सांसद ले लिए इन्होंने पंजाब से, यानी विधानसभा 2, विधायक 2, और जो विधायक सांसद चुनते हैं वो सांसदों की संख्या 6। अब ये दबाव, ईडी व तमाम चीजें आप जान लीजिए। लेकिन जैसे ही ये जो नए वाले प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने कई जिलों के संगठन में फेरबदल किया, उसके बाद सामूहिक इस्तीफों की लाइन लग गई। एक एक जिले सुने, होशियारपुर, लुधियाना, फरीदकोट, खन्ना, मुक्तसर और संगरूर, इनमें एक तरह से लाइन लग गई है। और ये जो टीवी 9 की खबर, ये जो 5 मुख्य बातें बताई हैं कि संगठनात्मक बदलाव से नाराजगी, कई जिलों में पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे सौंपे, दिल्ली हाईकमान ने ढिल्लों को बुलाकर निर्देश दिए। अब निर्देश क्या देंगे, इस्तीफा दे रहे हैं तो दे रहे हैं। और होशियारपुर, मैंने जो 6 जिलों के नाम लिए शिव जी, उसमें से एक जिला होशियारपुर, जहां 111 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। और इसके अलावा भी कई अन्य जिलों में कुल मिलाकर 120 से ज्यादा हो गए हैं। 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी एक तरह से इस्तीफा हो गया है। और इस समय पर 120 से ज्यादा, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि खबर निकलकर सामने नहीं है, 120 से ज्यादा इसलिए लगाया है क्योंकि 111 तो एक ही जिले में है, बाकी जिलों में अगर आप गिनेंगे तो 150 या 200 से भी ज्यादा हो जाएगा। ये बगावत के आसार है। और ये कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को आपने कांग्रेस ही बना दिया, पूरी भाजपा को आपने कांग्रेस बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। अब चन्नी को भी तोड़कर लाना चाहते हो तो ठीक है, उन्हीं से लड़वा लो, या भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई का नाम डाल दो, एक्सटेंडेड कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी। क्या आपके नेताओं में दम नहीं है? क्या आपके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखिए, इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि अब जो दूसरे पार्टियों से, खासतौर से कांग्रेस पार्टी से जो छोड़कर, पंजाब में नहीं बाकी राज्यों में जो छोड़कर जा रहे हैं, वो नेता भी डरेंगे। क्यों डरेंगे? उनको लगेगा कि अब बीजेपी में हम लोगों की घुसपैठ के खिलाफ, घुसपैठ ही कहेंगे इसको, हम लोगों की घुसपैठ के खिलाफ बगावत शुरू हो। एक नाम का जिक्र मैं और जरूर करूं, हरियाणा वाला तो सबको पता है, एक मध्य प्रदेश वाले भी हैं, सिंधिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया। राहुल गांधी की सीधे एंट्री होती थी, पहले उनको सिविल एविएशन मंत्रालय बनाया तो एयर इंडिया बिकवा दिया। अब एयर इंडिया ऐसा टाटा को बिकवाया कि टाटा कह रहा है मैं तो घाटा झेलूंगा ही नहीं, कोई नया लाऊंगा ही नहीं, मैं नया कुछ काम करूंगा ही नहीं। उनके यहाँ बड़ा बवाल खड़ा हो गया, इस्तीफा दे दिया। टाटा, बार बार हम लोग कहते हैं कि बड़ा उद्योगपति कौन होना चाहिए, जो ज्यादा रोजगार दे। टाटा कितना रोजगार देता है ये हम और आप सभी जानते हैं। अमित शाह ने इंटरवीन किया, टाटा का ऐसा हाल कर दिया कि टाटा का झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ये कहा गया कि अमित शाह ने समझौता करने के लिए बुलाया था कुछ महीने पहले। ये कौन सा समझौता होता है जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है? वो अमर सिंह ने भी समझौता करवाया था बड़े भाई छोटे भाई में, उसके बाद लड़ाई और शुरू हो गई। तो आप ये समझ लीजिए, अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कंपनी, पहले तो बनाया सिविल एविएशन तो एयर इंडिया बिकवा दिया, अब बनाया संचार, तो अब जो है एयरटेल, वोडाफोन और जियो की लूट जारी। अब तो लोग सोशल मीडिया पे लिखने लग गए हैं कि भैया एयरटेल वालों, इतना घाटा कैसे हो रहा है तुम्हें कि कस्टमर बेस बढ़ रहा है, फिर भी तुमने सस्ते सारे प्लान हटा दिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, व्यापारियों को कुछ नहीं करना है, हम कोई आम जनता की सरकार थोड़ी है, हम तो व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी लूट रहा है तो लूटने दो, व्यापारी छीन रहा है तो छीनने दो। 100 ग्राम का रेट बढ़ाने से मना किया तो उसने उसको 80 ग्राम का पैकेट बना दिया, रेट वो 100 ग्राम के ले रहा है तो लेने दो, लूटने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, उनको भी टेंशन है कि भैया इज्जत बचानी है तो बैक टू पेविलियन हो जाओ। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी ऑफर कर दे। तो भाजपा ही नाराज, मोदी शाह के फैसलों के खिलाफ बगावत, मोदी शाह डर के माहौल में जी रहे हैं। और जिन 240 में से 98 के आसपास दूसरी पार्टियों से आए लोग हैं, जिनके बल पर ये सत्ता में बने हुए हैं, सिर्फ राहुल गांधी के एक लाइन कहने की देर है, बगावत इतने बड़े लेवल पे शुरू हो जाएगी, विद्रोह इतने बड़े लेवल पे शुरू हो जाएगा जिसको कोई थाम नहीं पाएगा। और फिर होगा क्या? दिल्ली में बैठे हुए, कुछ बंगलों में बैठे हुए नेता मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी में बैठा हुआ एक नेता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। देश के एक दूसरे वाणिज्यिक जो बड़े राज्यों में गिना जाता है, उसके एक शहर जहां विधानसभा है, वहां के मुख्यालय में बैठा हुआ एक नेता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा कि देखो। और फिर ये सब नेता इकट्ठे होंगे और मोदी शाह को कहेंगे, साहेब मार्गदर्शक मंडल इंतजार कर रहा है,
आप तो पहले ही मार्गदर्शक मंडल में हो, दूसरे वाले को भी ले जाओ और बैठक बैठक करते रहना, मार्गदर्शन करते रहना हमारा, लेकिन फिलहाल कुर्सी से हट जाओ। बताते रहना कहाँ कहाँ ईडी भिजवानी है, कहाँ कहाँ सीबीआई बिल्कुल भिजवानी है, बिल्कुल। कहाँ कहाँ आईटी भेजनी है, बताते रहना। जो संदेश दे दोगे उसे हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। 47 तक तुम्हें चलवाना है देश, तो नक्सली दिमागी लोगों को ला ला के बड़ा उलझन में है बीजेपी। अगर आप सच्चाई में देखो तो बीजेपी बुरी तरह फंसी नजर आ रही है। पंजाब में सांसद लाने से चुनाव थोड़ी जीत जाओगे, वो सांसद मन से थोड़े ही आए, वो पूरा देश जानता है कैसे आए। संतोष जी, अब अगर आप बैक में जाओगे तो जिस दिन बीजेपी ने टीएमसी का खेल बिगाड़ा है, उसी दिन से बीजेपी सबसे बड़े संकट में फंसी है। लोगों में संदेश चला गया कि एक महिला की पार्टी को तार तार कर दिया अमित शाह ने, और मोदी जो खुद को एक राष्ट्रभक्त कहते थे, उन्होंने उस तार तार होती हुई पार्टी पर एक शब्द नहीं कहा। देश का जनमानस उबाल पड़ा है, और इसका उबाल देखा कि बच्चों को लगा अब कोई नहीं संभाल पाएगा। एक दो लोग थे, ममता बनर्जी थी, या अखिलेश यादव हैं, या तेजस्वी यादव हैं, या स्टालिन थे, या फिर उद्धव थे, या फिर शरद पवार थे। धीरे धीरे करके सारे किला ध्वस्त हो गए, तो कौन बोलेगा? तो फिर युवाओं ने खुद अपनी तलवार संभाली और भांज दी जंतर मंतर पर। सबकी गर्दन कटी पड़ी है, अपनी अपनी गर्दन तड़फ रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने को तड़फ रहा है, मनन मिश्रा अपने को तड़फ रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने को तड़फ रहे हैं, ये पंजाब का कैडर अपने को तड़फ रहा है। किसे शांति है? योगी आदित्यनाथ को यही पता नहीं है कि चुनाव मैं लड़ूंगा, मेरे नेतृत्व में कोई और लड़ेगा। क्योंकि कल जो ध्वजारोहण हुआ प्रदेश कार्यालय पर, वो धर्मपाल सिंह ने किया है। ये पहली बार है प्रदेश अध्यक्ष ने ध्वजारोहण नहीं किया है। तो क्या मनोहर लाल खट्टर की तरह अगले मुख्यमंत्री की तैयारी में धर्मपाल सिंह जुटा दिए गए हैं कि धर्मपाल जी आगे बढ़ो, पार्टी तुम्हारे संग है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो डर का माहौल खत्म किया राहुल गांधी ने, उस डर को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खत्म करने वाली है नरोत्तम मिश्रा, जो उन्होंने एक साथ सड़क बंद कर दी। उन्होंने कह दिया कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और वो धीरे धीरे अब सब समझ लेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक डरते रहे तभी तक डरते रहे, अब कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। चलो विद्रोह, तो अब नरेंद्र मोदी को खुला ऐलान मिल रहा है, खुला विद्रोह मिल रहा है देखने को। अब देखना यह है कि संतोष जी, क्या इन 120 नेताओं को मना पाएगी भाजपा? शिव जी, ये 120 नेताओं में से ज्यादातर को तो मना नहीं पाएगी, लेकिन अब मना भी लिया तो रायता फैल गया। आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया, मैं तो हमेशा मानता हूँ देश के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ ले। पश्चिम बंगाल में 2011 में लेफ्ट की सरकार बदली, ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, रामदेव, अन्ना हजारे। उसके बाद 14 में मनमोहन सिंह की विदाई। अब ठीक 3 साल पहले पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है, भाजपा आई है, और पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के कुछ ही महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मुंह से कुछ निकल गया, कॉकरोच, और कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और जंतर मंतर पे आए, पहली बार इस्तीफा हो गया। तो पश्चिम बंगाल में जब जब बदलाव आया है, उसका असर दिल्ली पर भी पड़ा है, केंद्र की राजनीति पर भी पड़ा है। यानी सगुन अच्छे नहीं, और जब सगुन अच्छे नहीं है तो वो तो डर होता है। एक बात और कहना चाहूंगा, कई बातें दिल से होती हैं, सत्ता आती जाती रहेगी, सरकारें बनती रहेंगी, बदलती रहेंगी। इस देश के लोकतंत्र पर कई सारे धब्बे हैं, कई सारे धब्बे हैं। उसमें से एक धब्बा यह है कि जयललिता के साथ जब वो विपक्ष की नेता थी, विधानसभा में क्या किया गया था, उनके साथ बदतमीजी की गई थी, उनकी साड़ी तक खोल दी गई थी। लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड में मायावती के साथ क्या व्यवहार किया गया था। हमारी सनातनी परंपरा में महाभारत के काल में द्रौपदी के साथ क्या किया दुर्योधन दुशासन ने, और उसके बाद किस तरह से महाभारत हो गई पूरा का पूरा दुर्योधन के कुल का नाश। महिलाओं का अपमान बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है महिलाओं का। क्या किया इन्होंने पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा के साथ? महुआ मोइत्रा सांसद हैं शिव जी, इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हैं। हार जीत चलती रहती है, लोग हारते हैं, जीतते हैं, चलती रहती है हार जीत। आप अंडे फिकवाओगे पहले उन पे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं नहीं, वो आजादी के आंदोलन के दौरान तो लोग गोलियां खा लेते थे, क्या हम गुलाम है क्या? ब्रिटिश का राज है क्या? अब जज साहब को कुछ कह नहीं सकते, दिक्कत तो यही है शिव जी। लेकिन अब उनके स्टेट गेस्ट, वो एक गेस्ट हाउस में थी वो, और गेस्ट हाउस में आधी रात में जिस तरह से उनको निकालने की कोशिश की गई, बाहर जिस तरह से भीड़ थी, अगर वो निकल जाती तो फिर क्या होता, और जो होता क्या भारत के लोकतंत्र पर, क्या वो शर्मनाक काला अध्याय नहीं होता? बिल्कुल। मैं तमाम भाजपाई और संघियों से कहूंगा, जो वाकई भगवान राम को मानते हैं, जो वाकई भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, एक पल को आंखें बंद करके सोचिएगा कि महुआ मोइत्रा के साथ आप राजनीतिक रूप से निपटिए ना। 29 में लोकसभा चुनाव होगा, हरा दीजिएगा, आप हरा कर बाहर कर दीजिएगा।
आज ज्ञानेश कुमार है, कल को कोई और से कुमार होंगे, हरा दीजिएगा बात। शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक, लोग कहते रहेंगे गलत जीते कहते रहेंगे, हम लोग गला फाड़ के चिढ़ाते रहेंगे, लेकिन कम से कम ये तो दुख नहीं होगा कि एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। ये दिखाता है कि ये कितने तनाव और कितने टेंशन में है। इस देश की महिला और आधी आबादी इनको माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी और कतई नहीं करेगी। वो 120 इस्तीफे आप वसूल ले लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, जो उसमें से कई दशक पुराने भाजपाई नेता हैं, लेकिन बाकी जो ब्लॉक अध्यक्ष के लेवल के, मंडल अध्यक्ष या बूथ के लेवल के जो कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है ना शिव जी, वो यंग है, वो युवा नेता है। अगर उन युवा नेताओं ने दिल्ली दरबार में सत्ता का सुख भोग रहे वरिष्ठ नेताओं की अंतरात्मा और आत्मसम्मान को जगा दिया, तो फिर क्या होगा इसका अंदाजा लगा। योगी के कोटे से, योगी के लिए विधानसभा सीट छोड़कर जो राष्ट्रीय महासचिव बनकर आए, वो अखिलेश यादव के राज की तारीफ कर रहे हैं कि ठीक है हम प्रोटेस्ट किया, हम मैंने अखिलेश से शिकायत। एक तो पहली बात, मुख्यमंत्री ने बात कर ली है, बड़ी बात है शिव जी, और बात करने के बाद आपकी बात सुनकर हटा दिया पुलिस वाले को, वो बड़ी बात है। यहाँ तो योगी जी अपने ही पार्टी के मंत्री के कहने पे किसी पुलिस अधिकारी को नहीं हटाते, कई सारे किस्से हैं ना। अब हमें बता दीजिए कि कौन ज्यादा लोकतांत्रिक है। तो भाजपाइयों को भी लग रहा है कि यार इससे अच्छा सरकार तो पुरानी ही थी, कम से कम मुख्यमंत्री सीधे फोन पे तो आ जाता था। अब योगी पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री तो छोड़िए, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि 2-4 बड़े दिल्ली के नेताओं को छोड़कर बाकी किसी नेता के फोन पर आते हो। अगर आते हो तो मुझे बता दें, ये मुझे लगता नहीं। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि संकट का दौर, संकट के बादल अब छटने वाले नहीं है, संकट का दौर आने वाला है। और आप जब वो कहते नजर आते हो, क्या कहा था उन्होंने, दिमागी नक्सली और सिविल डिफेंस, 1 करोड़ युवाओं को फ्री कोचिंग, AI की कोचिंग, डिलीवरी बॉय बनाकर रख दिया है आपने। इंडिया की इकोनॉमी को रोजगार, तो 2 करोड़ को रोजगार मिल गया होगा, तो 1 करोड़ को AI मिल जाएगा। नहीं, मैं तो बस इतना कहूंगा, मैं ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी को डिलीवरी बेस्ड इकोनॉमी बना के रख दिया है आपने। अब रोजगार सबसे ज्यादा है स्विगी में, जोमेटो में, ब्लिंकिट में, इंडिया मार्ट में, और वो बाइक उठा के वो डिलीवरी करने वाले रह गए हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था जितने बड़े गहरे खाई की तरफ बढ़ रही है, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। आप 1 करोड़ प्राइवेट ट्यूशन, वो करते हैं ना, आयुष्मान देते हैं ना, आयुष्मान का लाभ किसको होता है? आप जाइए, कोई गरीब आदमी जाए, पता लग जाए हॉस्पिटल वाले को, प्राइवेट हॉस्पिटल को आयुष्मान कार्ड है, उसका 10,000 का इलाज होगा तो वो करवा देगा 1.5 लाख 2 लाख, और फिर वो पूरा जो बंदर बाट होता है वो सब लोग बांटते हैं। लोग कहते हैं आयुष्मान योजना लोगों के लिए। आयुष्मान योजना प्राइवेट हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है शिवजी, लोगों के लिए नहीं है। लोगों के लिए अगर कोई योजना होती तो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में रिपोर्ट गई थी, दिल्ली के 26 सरकारी अस्पतालों में शिवजी मशीनें आई हैं, और पता है वो मशीनें पैक है, खुली नहीं है, वो मशीनें खुली नहीं है। डॉक्टरों ने जरूरत पैदा की कि हमें टेस्ट करने के लिए मशीनें चाहिए, मशीनें आई, पहले तो मशीनें लाने में कमीशन खाया होगा, और फिर मशीनों की सील तक नहीं खुली। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर जो प्राइवेट लैब वाला बैठा है वो कमीशन भी तो देता है, कमीशन भी तो देता है। ये तमाम गड़बड़ झाला नेता से ये उम्मीद की जाती है कि वो देश को रास्ता दिखाए। ये अद्भुत है कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर सिर्फ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चला जाता है। आपकी फ्री कोचिंग नहीं चाहिए किसी को, आपका 5 किलो अनाज किसी को नहीं चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को फ्री कर दो, ताकि किसी बाप को, बच्चे को MBBS करवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया ना खर्च करना पड़े। कौन सा मिडिल क्लास का बच्चा 1.5 करोड़ खर्च करेगा? अस्पताल फ्री कर दो। आप देखो कि बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में ना सामान है तो यूज नहीं हो रहा, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों की हालत है। एम्स जैसे अस्पतालों में खबरें आती कि 2-2 साल बाद की तारीख मिलती है ऑपरेशन। मत बांटो फ्री, नहीं चाहिए इस देश को फ्री। जो आपका प्राइमरी काम है वो प्राइमरी काम कर दो। और ये है 120 इस्तीफे दे दिए, मना लो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन राजनाथ को भी थोड़ा सा बताओ ना कि राजनाथ जी थोड़ा सा धीरज रखिए, सह लीजिए। गडकरी को भी बताओ, और राजनाथ को तो और बताने की जरूरत है। पता नहीं, हो सकता है अब तक फोन चला गया हो या फोन जाने वाला हो, क्योंकि एक बार तो दायित्व जरूर निभाते हैं। अब वो दायित्व 2 ही लोगों के जिम्मे आता है, या तो नितिन नवीन करेंगे, हालांकि उसकी संभावना कम है, या फिर BL संतोष करेंगे। जैसे रामलाल क्या कहा करते थे कि बताओ फैसले ये लोग करते हैं, आडवाणी जी को ये बिठा रहे हैं मार्गदर्शक मंडल में और बताने के लिए मुझे भेज रहे हैं। अब मैं जाऊंगा पहले 1 घंटे, आडवाणी, अब तो उनकी तबीयत बहुत सहज नहीं रहती है, अब मैं जाऊंगा तो 1 घंटे पहले आडवाणी जी की डांट खाऊंगा। आडवाणी जी 1950-52 से लेकर और अब तक मुझे डांटेंगे, सारा किस्सा बताएंगे, पहले सुनूंगा, फिर धीरे से बोलूंगा कि साहब अब आपको नहीं रख सकते हम संसदीय बोर्ड में, अब आपके लिए एक मार्गदर्शक मंडल बना रहे, उसी में चले जाए। और ऐसा मार्गदर्शक मंडल जिसकी आज तक एक भी बैठक नहीं हुई है।
चलिए अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं, दर्शकों के पास भेजते हैं। दर्शकों को अच्छी लगे, क्या आप 120 लोगों के इस्तीफे की जानकारी कहीं और भी मिली है आपको? नहीं मिली है तो आप हमें सब्सक्राइबर भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और इस खबर को शेयर भी कर लीजिए। संतोष जी ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।